नमस्कार दोस्तों, वी क्लिनिक होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है फिर से। आज हमारे साथ हैं वी क्लिनिक होम्योपैथी के पुरुष रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज शर्मा। बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, पेशेंट के क्वेश्चंस हैं जो आज हम इनसे पूछेंगे। तो सर, पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है वी क्लिनिक होम्योपैथी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर धीरज शर्मा है और मैं इस वी क्लिनिक पर एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। और जैसा कि इन्होंने बताया गया, पुरुष रोग विशेषज्ञ। तो पुरुषों की जो समस्याएं होती हैं उनको हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं, यही हमारा वर्क है। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछिए। सर, बहुत सारे पेशेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और ये एक ऐसी बीमारी है, काफ़ी लोग पूछ पाते हैं, कुछ काफ़ी लोग इस बारे में तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास जो बहुत सारे पेशेंट आते हैं स्पर्म काउंट के, तो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि ये बीमारी है क्या, अगर बीमारी है तो क्यों होती है और किस एज ग्रुप में ज़्यादा होती है। जैसा कि दीपक जी आपने पूछा है कि कुछ बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि स्पर्म काउंट होता क्या है और ये किस प्रकार की बीमारी है, इससे किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्पर्म काउंट बता देते हैं सिंपली। हिंदी में इस शब्द को अगर हम कोड करें तो बोलते हैं शुक्राणुओं की संख्या की कमी। अगर कोई कोई भी और इंसान है, कोई भी पुरुष है, उसके अंदर अगर शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, जो एक एक पैरामीटर होता है उससे कम हो जाती है, तो फिर उसकी कमी की वजह से वो लोग मतलब निसंतान रह जाते हैं, संतान पैदा करने की क्षमता खो जाती है। बेसिकली ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो एज ग्रुप है वो आप मान के चलिए 25 से लेके 45 साल के बीच, ये सब में ये हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और ज़्यादातर लोगों में ये एडवांस एज जैसे कि 30 प्लस हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है स्पर्म काउंट लो। और इसके जो मेन कारण ये होते हैं कि एक तो अगर अगर किसी को डिसीज़ है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एजियोस्पर्मिया किसी को है, ओलिगोस्पर्मिया है, एक तो होता है कंप्लीट, पूरी तरीके से स्पर्म नहीं बन रहा है ना। और दूसरा होता है कि कुछ स्पर्म बन रहा है लेकिन उसकी कमी है। और तीसरा होता है कि स्पर्म की कमी भी है, कम बन रहा है, और जो बन रहे हैं उनकी क्वालिटी ख़राब है, यानी कि उसकी मोटिलिटी ख़राब है। ठीक है। और इसके कारण हो सकते हैं बेसिकली, जैसे वेरिकोसील। एक वेरिकोसील नाम की एक और प्रॉब्लम होती है पुरुषों में, अगर वो किसी में है तो उसमें ये स्पर्म काउंट हो सकता है, स्पर्म काउंट लो हो सकता है। दूसरा हाइड्रोसील, ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए, टेस्टिस प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, हाइड्रोसील हो गया है, या फिर कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो हो जाता है। और एल्कोहल कंजप्शन, टबैको और स्मोकिंग, ये इसके 3 प्रमुख आजकल की पीढ़ियों में मिल रहे हैं, ये प्रमुख कारण है इसके। अगर कोई ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करता है, एल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करता है, और आपका जैसे डायबिटीज़ है किसी को, और हाइपरटेंशन भी है किसी को, या कोई ऐसी बीमारी जैसे लिवर की कोई एडवांस डिजीज हो, लिवर की, किडनी की, तो इन लोगों में भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और एक प्रॉपर एक हेल्दी इंसान है और उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी अगर उसका स्पर्म काउंट लो है, तो वहाँ पे मेन कारण रहता है स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी कमी हो जाना, या जो प्रोसेस होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया में डिफेक्ट आ जाना, वो प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, उसका कारण स्ट्रेस हो सकता है और भी चीज़ हो सकती हैं। ओके, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर, दूसरा क्वेश्चन, जैसे ईडी का जो कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो ये कैसे, किस बीमारी के थ्रू होता है ये। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल जितने भी युवा हैं और भी कुछ थोड़े से मिडिल एज के लोग हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि ईडी कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, और इसको मतलब कैसे मैनेज किया जाए अगर किसी को, और क्या भ्रांति है इसको लेके, मिथ क्या है। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में रहता है कि वो मास्टरबेशन करते हैं तो उसकी वजह से ईडी होता है या नहीं होता है। अगर देखा जाए नॉर्मली तरीके से, कोई हेल्दी पर्सन है और वो मास्टरबेशन करता है, तो मास्टरबेशन से ईडी के चांस होने के बहुत कम है उसमें, अगर वो हेल्दी है तो। अगर किसी डिसीज्ड पर्सन है, उसकी बॉडी में कोई डिसीज है, अगर कोई बीमारी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े। बेसिकली मेरा आंसर इस पर नो है कि किसी मास्टरबेशन या उसकी वजह से ईडी नहीं होता है। और प्री मैच्योर एजुकेशन की समस्या होती है बहुत सारे लोगों में।
ईडी के साथ साथ कि उनके बोलते हैं टाइमिंग कम है, ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो उसके भी कारण होते हैं सेंसिटिविटी, कि उनमें बहुत सारे लोग मतलब मास्टरबेशन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो आपकी जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। तो आपकी बॉडी को हैबिट पड़ जाती है मास्टरबेशन की, तो उसकी वजह से एक साइकोलॉजी बन जाती है। और जब एक्चुअल जो टाइमिंग वगैरह होती है वो उस हिसाब से नहीं मेंटेन हो पाती है, तो उसके लिए बेसिकली ईडी या फिर आपका प्रीमैच्योर एजुकेशन या स्पर्म काउंट, इसके लिए हमारे पास क्या है, प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स, मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज और कुछ सप्लीमेंट, वो नेचुरल फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर आपको किस प्रोसेस्ड के जो प्रोसेस्ड वो सप्लीमेंट होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन डॉक्टर की देख रेख में। ठीक है। ओके सर, बहुत सारे जैसे यंग एज के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पास लोग आते हैं, मोस्टली 20 से लेकर 35 की एज की प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनका ये भी होता है कि अगर हम अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो क्या इसकी वजह से भी इनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोग एक्चुअली में ये जानना चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो इसका ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, और उसके साथ साथ अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है या स्मोकिंग करता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उनके ट्रीटमेंट पे या उनकी डिसीज़ पे, क्या वो ठीक होगी कि नहीं होगी। तो ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है, तो उस पर सारी चीज़ उसका फिर आपके हेल्थ पे और आपके ट्रीटमेंट दोनों में ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आप उसको कभी कभार और बहुत कम मात्रा में एक नॉर्मल तरीके से लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं पड़ेगा, उसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक हद से ज़्यादा अनावश्यक ढंग से अगर इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान इन सारी चीज़ों का, तो उसका फ़र्क पड़ता है और आपको ऐसे केस में डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। वो जैसे कहें वैसे करिए आप। सर, उसके बाद जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं तो मेडिटेशन भी करता हूँ, बहुत अच्छी डाइट भी प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ, और फिर भी उनको ये प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन जैसे दीपक जी ने बोला कि हेल्दी है पर्सन, प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट एवरीथिंग वो सब कुछ फॉलो कर रहा है, और योगा मेडिटेशन एवरीथिंग एरोबिक एक्सरसाइज सब कर रहे हैं, फिर भी उनको ये दिक्कत क्यों है? दिस इज़ द बिग क्वेश्चंस इन यंग पर्सन। तो मैं इसके लिए ये बोलना चाहूँगा कि उसका कारण होता है एक सेल्फ स्ट्रेस, जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको लेके एंजाइटी रहना, एक लो ऑफ कॉन्फिडेंस रहना। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। यू आर हेल्दी, आप बहुत हेल्दी हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हेल्दी, लेकिन अपने आप को लेके आपके आपके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी रहना, एक स्ट्रेस रहना। ठीक है, आजकल का जो वातावरण है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल है, उसमें जो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कम है बॉडी में, लेकिन साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। तो जो साइकोलॉजिकली अगर स्ट्रेस रहते हैं लोग और उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हेल्दी रहते हुए भी वो इन समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं, थोड़े बहुत जो टेम्परेरी मेडिकेशन है उसकी ज़रूरत है। इट्स ओके। सर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए। जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने उससे बात की, उसके बाद मतलब वी क्लिनिक कैसे उन तक मेडिसिन पहुंचाता है, फिर आपकी बात होती तो आप किस तरह से पेशेंट को डील करते हैं? सबसे पहले अगर न्यू पेशेंट के लिए होता है, जो वी क्लिनिक की वेबसाइट हैं और हमारे जो पैम्पलेट आपको देखने को मिलते होंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे, तो उसके थ्रू आप हमारे क्लिनिक से संपर्क करते हैं और हमारे जो हेल्थ मैनेजर हैं वो आपको अटेंड करते हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी केस टेकिंग करते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उनको वो सुनते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत जो क्वेरी होती हैं उनका भी जवाब आपको वही दे देते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सेकंड स्टेप वो है कि आपको जो आपकी जो एक केस टेकिंग की गई प्रॉपर तरीके से लिया गया उसको एनालिसिस करते हैं। हमारा एक ग्रुप डिस्कशन होता है, हमारे पास हर डिपार्टमेंट की एक टीम है डॉक्टर्स की, मैं और मेरे सहयोगी डॉक्टर मिलकर जो आपने सिम्टम्स जो लक्षण बताए हैं उसका डिस्कशन करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद कुछ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन्स तैयार की जाती है, वो आपको डिलीवर किया जाएगा। फिर हमारी तरफ से आपको उन मेडिसिन्स को किस तरीके से खाना है और क्या क्या आपको डाइट चार्ट पे सब बता दिया जाता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड में क्या होता है, आपने 10 से 12 दिन दवा खा ली,
आपको हो सकता है कि मेडिसिन का असर कम लग रहा हो, आपके दिमाग में आता है कि वहाँ से बोला गया था कि 10 या 15 दिन में आपको असर दिखने लगता है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आपके मन में एक वो बैठ जाता है कि मतलब मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं होऊंगा, इसका क्या है, ये मेडिसिन ठीक है कि नहीं। उसके लिए आपका अपॉइंटमेंट लगाया जाएगा, सीधे हमसे आपकी बात होगी। फिर हमसे जब बात होगी तो हमारे डॉक्टर और मैं ये सब आपको बताएंगे कि आपने 15 दिन दवा खाई है तो आपका जो एक्चुअली में आप क्या हो सकता है, आप ठीक जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो, जो चीज़ें आपको मतलब ठीक हो रही हो आपके शरीर में, हो सकता है आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो एक तरीके से सेकंड टाइम जो फर्स्ट फॉलोअप होता है उसमें डॉक्टर से इंटरेक्शन होता है, पूरी तरीके से आपको फिर से आपसे एक बार आपकी बातों को सुना जाता है, जो दवा आपके पास है उसको मॉड्यूलेट किया जाता है, उसकी डोज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, और जैसे भी हो सकता है उस तरीके से हम आपको कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो आप मेडिसिन बची है थोड़ी बहुत है ना, उसमें आपको आराम मिले, और आपकी जो समस्या है चाहे वो फिजियोलॉजिकल है, चाहे फिजिकल है, चाहे साइकोलॉजिकल है, इन तीनों स्तर पे हम कोशिश करते हैं इंटरेक्शन के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ और भी चीज़ों के साथ आपको आराम मिले और आपकी क्वेरी ख़त्म हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए डॉक्टर धीरज ने। आगे भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप नीचे दी हुई लिंक पे डायरेक्ट जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।